नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी गोचोर। सेंट्रल गवर्नमेंट और सीएबी सेक्टर के एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के संबंध में एनपीएस से एग्जिट एंड विड्रॉल नियमों को लेके पीएफआरडीए अर्थात पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने दिनांक 30 अगस्त 2022 को एक कंसोलिडेट एंड अपडेटेड गाइडलाइन जारी की है, जिसमें लगभग सभी सवालों का विस्तार से जवाब दिया गया है। इस वीडियो में सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की जा रही है। फिर भी यदि आप और विस्तार से जानना चाहते हैं तो एनपीएस एग्जिट एंड विड्रॉल रूल्स 2015 और इसके संबंधित अमेंडमेंट्स और सीसीएस इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल्स 2021 का अध्ययन कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो बने रहिए सीपी के कॉर्नर के साथ। और हां, अगर आपने सीपी के कॉर्नर को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिलकर शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि एनपीएस के संदर्भ में एग्जिट क्या है। इसका जवाब है कि नेशनल पेंशन सिस्टम में किसी सब्सक्राइबर का इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट क्लोज हो जाता है तो उसे एनपीएस से एग्जिट होना कहते हैं। यह निम्नलिखित में से किसी एक कारण से हो सकता है। पहला है सुपर एन्युएशन की एज हो जाने पर। यह विभाग के नियमानुसार 60, 62 या 65 साल जो भी हो। दूसरा कारण है बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एन्युएशन, अर्थात यदि कोई सब्सक्राइबर अपनी मर्जी से एग्जिट कर जाए। तीसरा इसमें है कि सुपर एन्युएशन की एज से लेकर 75 ईयर की एज तक कभी भी। इसका मतलब यह है कि सब्सक्राइबर सुपर एन्युएशन के बाद भी एनपीएस अकाउंट जारी रख सकता है। इसके बारे में हम आगे और समझने वाले हैं। चौथा पॉइंट है कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर या एम्प्लॉयर उसे मिसिंग डिक्लेयर कर दे। और पांचवा इसमें है सब्सक्राइबर को उसके एम्प्लॉयर द्वारा किसी भी कारण से डिस्चार्ज कर दिया जाए, यानी सेवा मुक्त कर दिया जाए। दूसरा सवाल है कि एनपीएस से एग्जिट होने का प्रोसीजर क्या है, और इसका जवाब है कि सब्सक्राइबर अपने नोडल ऑफिसर को अपने एग्जिट की डेट या उससे पहले निर्धारित नियमों के तहत पर्पज बताते हुए एग्जिट या विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके अलावा कर्मचारी की मृत्यु या मिसिंग सिचुएशन में एम्प्लॉय के नॉमिनी या फैमिली मेंबर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ क्लेम सेटलमेंट एप्लीकेशन नोडल ऑफिसर को सबमिट कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि यदि कोई सब्सक्राइबर सुपर एन्युएशन यानी कि अधिवर्षता की आयु प्राप्त होने के बाद एग्जिट करता है तो किस तरह से बेनिफिट्स मिलेंगे और क्या नियम होंगे। आइए इस नॉर्मल एग्जिट या सामान्य निकास से संबंधित सवालों को देख लेते हैं। आइए इस नॉर्मल एग्जिट के अंतर्गत पहला सवाल ले लेते हैं। सवाल है कि नॉर्मल एग्जिट की सिचुएशन में सब्सक्राइबर के क्या बेनिफिट्स होंगे, और इसका जवाब है कि सब्सक्राइबर की जो टोटल एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ है उसके कम से कम 40% की सब्सक्राइबर को एन्युटी परचेज करनी पड़ेगी और बचे हुए 60% को कर्मचारी को पेड कर दिया जाएगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सब्सक्राइबर 40% से ज्यादा अमाउंट की भी एन्युटी परचेज कर सकता है। सवाल नंबर 4 है कि क्या सब्सक्राइबर अपना लमसम विड्रॉल डिफर कर सकता है। इसका मतलब यह है कि क्या कर्मचारी अपने लमसम विड्रॉल को जो उसे सुपर एन्युएशन के टाइम पर मिलना है उसको उस समय नहीं लेने का विकल्प चूज कर सकता है। और इसका जवाब यह है कि कर्मचारी अपने लमसम अमाउंट को 75 ईयर एज तक डिफर कर सकता है। सवाल नंबर 5 है कि मान लीजिए किसी सब्सक्राइबर ने सुपर एन्युएशन के टाइम पर अपना लमसम अमाउंट विड्रॉल न करके अगले 10 साल के लिए उसे डिफर कर दिया है, और इसी दौरान अर्थात डिफरमेंट के दौरान यदि सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो इस अमाउंट का क्या होगा। इसका जवाब है कि यदि डिफरमेंट के दौरान सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो यह अमाउंट सब्सक्राइबर के नॉमिनी या लीगल हेयर को पेड कर दिया जाएगा। छठा सवाल है कि क्या सब्सक्राइबर एन्युटी परचेज को भी डिफर कर सकता है। तो इसका जवाब हाँ में है कि कर्मचारी लमसम अमाउंट के डिफरमेंट की तरह ही एन्युटी परचेज को भी 75 ईयर की एज तक डिफर कर सकता है। सातवां सवाल है कि क्या एन्युटी डिफरमेंट पीरियड के दौरान भी परचेज की जा सकती है, अर्थात यदि कर्मचारी ने 10 साल के लिए एन्युटी डिफरमेंट का ऑप्शन चूज किया है लेकिन बाद में वह 4 या 5 साल बाद ही एन्युटी परचेज करना चाहता है तो क्या ऑप्शन है। इसका जवाब है कि सब्सक्राइबर डिफरमेंट पीरियड के दौरान कभी भी एनपीएस ट्रस्ट या अथॉरिटी को
इसके लिए रिक्वेस्ट सबमिट करके एन्युटी परचेज कर सकता है। सवाल नंबर 8 है कि यदि किसी सब्सक्राइबर की एन्युटी डिफरमेंट पीरियड में ही मृत्यु हो जाए तो इस केस में क्या होगा। इसका जवाब है कि यदि किसी सब्सक्राइबर की मृत्यु बिफोर द ड्यू डेट ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ परचेज ऑफ एन्युटी से पहले हो जाए तो डिफॉल्ट एन्युटी ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाएगा। डिफॉल्ट एन्युटी के बारे में ज्यादा जानने के लिए सीपीके कॉर्नर के इससे संबंधित वीडियो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। सवाल नंबर 9 है कि क्या सब्सक्राइबर एन्युटी और लमसम अमाउंट दोनों को डिफर कर सकता है, और इसका जवाब हाँ में है। सब्सक्राइबर एन्युटी और लमसम अमाउंट दोनों को डिफर कर सकता है, बस अकाउंट पर जो मेंटेनेंस और अन्य चार्ज हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। सवाल नंबर 10 है कि लमसम विड्रॉल या परचेज ऑफ एन्युटी को डिफर करने का प्रोसीजर क्या है। इसका जवाब है कि यदि कोई सब्सक्राइबर लमसम विड्रॉल या एन्युटी या दोनों को डिफर करना चाहता है तो उसे अपने सुपरएन्युएशन के कम से कम 15 दिन पहले इसके लिए सीआरए या एनपीएस ट्रस्ट को रिटर्न में रिक्वेस्ट देनी होगी। आइए सवाल नंबर 11 देख लेते हैं कि क्या सब्सक्राइबर लमसम विड्रॉल या परचेज ऑफ एन्युटी या फिर दोनों के डिफरमेंट पीरियड के दौरान भी एनपीएस से एग्जिट कर सकता है, और इसका जवाब हाँ में है कि कर्मचारी डिफरमेंट पीरियड के दौरान किसी भी समय एनपीएस से एग्जिट कर सकता है। आइए सवाल नंबर 12 देख लेते हैं कि क्या कोई सब्सक्राइबर अपने पूरे एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ को सुपर एन्युएशन के टाइम पर विड्रॉल कर सकता है। इसका जवाब एक शर्त के साथ हाँ है, और शर्त यह है कि यदि सुपर एन्युएशन के समय सब्सक्राइबर का टोटल पेंशन वेल्थ 5 लाख रुपए से कम है तो वह कंप्लीटली विड्रॉल कर सकता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 13 भी सवाल नंबर 12 से जुड़ा हुआ है कि यदि सब्सक्राइबर ने कंप्लीट वेल्थ विड्रॉल कर लिया तो क्या उसे एन्युटी मिलेगी। जवाब है नहीं। इसके बाद कर्मचारी एनपीएस ट्रस्ट या एम्प्लॉयर से कोई एन्युटी पाने का हकदार नहीं होगा। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या कोई सब्सक्राइबर 60 साल अर्थात सुपरएन्युएशन की एज के बाद भी अपने रिटायरमेंट अकाउंट अर्थात एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन जारी रख सकता है, और इसका जवाब है हाँ। सब्सक्राइबर रिटायरमेंट के बाद भी कंट्रीब्यूशन जारी रख सकता है। इसके लिए कर्मचारी को यह रिटर्न में देना होगा, साथ ही यह 75 ईयर एज से ज्यादा नहीं होगा। इस केस में सब्सक्राइबर के अकाउंट को गवर्नमेंट मोड से ऑल सिटीजन मोड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और उसी के अनुसार फीस, एक्सपेंसेस और चार्जेस दे होंगे। सवाल नंबर 15 सवाल नंबर 14 से ही जुड़ा हुआ है कि सुपर एन्युएशन की एज के बाद अकाउंट को कंटिन्यू रखने का प्रोसीजर क्या है। इसका जवाब है कि कर्मचारी को रिटायरमेंट से कम 15 दिन पहले एनपीएस ट्रस्ट या सीआरए को इसके लिए रिटर्न में अप्लाई करके ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा। सवाल नंबर 16 है कि सब्सक्राइबर ने सुपर एन्युएशन के कम से कम 15 दिन पहले अकाउंट को कंटिन्यू रखने के लिए एप्लीकेशन नहीं दी है, अर्थात ऑप्शन चूज नहीं किया है, एक्सरसाइज नहीं किया है, लेकिन सब्सक्राइबर अकाउंट को कंटिन्यू रखना चाहता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो इसके लिए सब्सक्राइबर को डिले के कारणों सहित एनपीएस ट्रस्ट को एक एप्लीकेशन देनी होगी। अगर एनपीएस ट्रस्ट को रीजन सही लगता है तो अकाउंट को कंटिन्यू करने की परमिशन मिल जाएगी। सवाल नंबर 17 है कि यदि सब्सक्राइबर ने रिटायरमेंट के बाद भी अकाउंट को कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया है और ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया है तो क्या इस कंटिन्यूएशन के पीरियड के दौरान वह एग्जिट कर पाएगा, और इसका जवाब है कि सब्सक्राइबर कंटिन्यूएशन पीरियड में एनपीएस ट्रस्ट या सीआरए को एप्लीकेशन देकर कभी भी एग्जिट कर सकता है। सवाल नंबर 18 काफी महत्वपूर्ण है कि यदि कोई सब्सक्राइबर अपने टीयर 1 अकाउंट को रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यू करना चाहता है और वह अपने लमसम अमाउंट और परचेज ऑफ एन्युटी को भी डिफर करना चाहता है तो क्या ऐसा संभव है। जवाब है नहीं। सुपर एन्युएशन के बाद अकाउंट को कंटिन्यू करने का ऑप्शन एक्सरसाइज करने के बाद लमसम विड्रॉल या परचेज ऑफ एन्युटी का डिफरमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। वीडियो के इस भाग में हम बात करेंगे एग्जिट ड्यू टू डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस अर्थात सेवा मुक्ति के कारण होने वाले एग्जिट के बारे में। आइए इस संबंध में क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं कि यदि एम्प्लॉयर कर्मचारी को डिस्चार्ज करता है अर्थात सेवा से मुक्त करता है तो इस संबंध में एग्जिट के नियम क्या है,
और इसका जवाब है कि सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 और इसके अमेंडमेंट के अनुसार नीचे दिए ग्राउंड पर एग्जिट दिया जा सकता है। पहला इसमें है 20 साल की रेगुलर सर्विस के बाद, दूसरा है फंडामेंटल रूल्स के रूल 56 के अनुसार रिटायरमेंट बेनिफिट लेने पर या किसी स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में शामिल होने पर, तीसरा है अगर कर्मचारी को इनवैलिडेशन के कारण रिटायर किया जा रहा है, चौथा इसमें है यदि कर्मचारी डिसएबलमेंट के कारण सर्विस से बोर्डिंग आउट किया जा रहा है, और पांचवा इसमें है पद या विभाग का किसी ऐसी सरकार या विभाग के अंडर चले जाना जहां पर एनपीएस एग्जिस्ट नहीं करता है। आइए सवाल नंबर 20 देख लेते हैं। सवाल है कि एग्जिट ड्यू टू डिस्चार्ज की स्थिति में सब्सक्राइबर को क्या बेनिफिट मिलेंगे। इसका जवाब है कि वही बेनिफिट होंगे जिनकी चर्चा हमने क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 18 तक सुपर एन्युएशन के केस में की है। डिसेबिलिटी, इनवैलिडिटी और डेथ की स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास एनपीएस या ओपीएस के ऑप्शन को चूज करने का विकल्प है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं और अगर आपने अभी भी ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है तो आप सीपीके कॉर्नर के इससे संबंधित वीडियो जरूर देखें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। आइए सवाल नंबर 21 देख लेते हैं कि यदि सब्सक्राइबर को किसी कारण से एम्प्लॉयर द्वारा पेंशन के लाभ दिए जाते हैं तो सब्सक्राइबर के एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ का क्या होगा। इसका जवाब है कि ऐसी स्थिति में एम्प्लॉयर एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ के पूरे या किसी भाग को अपने यहां ट्रांसफर को कह सकता है। इसके संदर्भ में सीपीके कॉर्नर पर पहले से ही वीडियो उपलब्ध है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखें। वीडियो के इस भाग में हम चर्चा करेंगे एग्जिट बिफोर अटेनिंग एज ऑफ सुपरएन्युएशन, अर्थात अधिवर्षता की आयु प्राप्त होने से पहले एग्जिट या यूं कहें कि प्रीमेच्योर एग्जिट। आइए सवाल नंबर 22 देख लेते हैं। इसमें सवाल है कि एग्जिट को प्रीमेच्योर एग्जिट कब माना जाएगा। इसमें पहला है कि सुपर एन्युएशन की एज से पहले अगर कोई एग्जिट करता है तो इसे प्रीमेच्योर एग्जिट माना जाएगा। दूसरा इसमें है कि सर्विस से यदि कोई सब्सक्राइबर स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देता है, और तीसरा इसमें है कि एम्प्लॉयर के द्वारा यदि किसी सब्सक्राइबर को डिस्चार्ज कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है। सवाल नंबर 23 है कि प्रीमेच्योर एग्जिट में कर्मचारी को क्या बेनिफिट मिलेंगे, और इसका जवाब है कि सब्सक्राइबर को अपने एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ के 80% की एन्युटी परचेज करनी होगी और 20% अमाउंट सब्सक्राइबर को लमसम पेड कर दिया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण सवाल, सवाल नंबर 24, जो आपके सबके मन में है कि क्या प्रीमेच्योर एग्जिट में सब्सक्राइबर अपना पूरा एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ विड्रॉल कर सकता है, और इसका जवाब है कि यदि कर्मचारी का टोटल पेंशन वेल्थ 2,50,000 अर्थात 2.5 लाख रुपए से कम है तो कंप्लीट विड्रॉल किया जा सकता है। सवाल नंबर 25 है कि अगर किसी कर्मचारी ने कंप्लीट विड्रॉल कर लिया है तो क्या वह एन्युटी या किसी प्रकार की पेंशन का हकदार होगा। जवाब है नहीं, वह एनपीएस ट्रस्ट या एम्प्लॉयर से किसी भी प्रकार की एन्युटी या पेंशन का हकदार नहीं होगा। आइए सवाल नंबर 26 देख लेते हैं कि अगर कोई सब्सक्राइबर प्रीमेच्योर एग्जिट करता है और उसकी एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ 2,50,000 रुपए से ज्यादा है तो सब्सक्राइबर को 80% अमाउंट की एन्युटी परचेज करनी होती है। लेकिन यदि किसी कर्मचारी की एज इतनी नहीं है कि कोई भी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर उसे एन्युटी प्लान दे पाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। इसका जवाब है कि ऐसी स्थिति में सब्सक्राइबर को एनपीएस में जब तक रहना होगा जब तक उसकी एज एन्युटी परचेज करने की नहीं हो जाए या सब्सक्राइबर अपनी चॉइस की एन्युटी परचेज नहीं कर ले। अब वह महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब वो लोग ढूंढ रहे हैं जो एनपीएस से एग्जिट करना चाहते हैं। काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि वो एनपीएस से प्रीमेच्योर एग्जिट कब कर सकते हैं, अर्थात कितने साल के सब्सक्रिप्शन के बाद सब्सक्राइबर एनपीएस से एग्जिट कर सकता है। तो दिनांक 14/12/2018 के पीएफआरडीए द्वारा जारी इस पत्र के क्वेश्चन नंबर 2 में साफ बताया गया है कि सब्सक्राइबर किसी भी समय या कभी भी एनपीएस से एग्जिट कर सकता है, अर्थात प्रीमेच्योर एग्जिट के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। वीडियो के इस भाग में हम चर्चा करेंगे कि यदि सब्सक्राइबर की मृत्यु सुपर एन्युएशन की एज प्राप्त करने से पहले ही हो जाए तो एग्जिट के क्या नियम होंगे। इस संदर्भ में क्वेश्चन नंबर 27 है कि सब्सक्राइबर की अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद केस सेटलमेंट के क्या प्रोविजंस हैं, और इसका जवाब है कि डिसीज्ड सब्सक्राइबर की एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ के
80% का उपयोग एन्युटी परचेज करने में होगा और 20% अमाउंट डिसीज्ड एम्प्लॉय के नॉमिनी या लीगल हेयर को पेड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि क्या डिसीज्ड सब्सक्राइबर के नॉमिनी या लीगल हेयर टोटल एक्युमुलेटेड पेंशन वेल्थ का विड्रॉल कर सकते हैं, और इसका जवाब है कि यदि टोटल अमाउंट 5 लाख से कम है तो वे ऐसा कर सकते हैं। यह जरूर है कि इसके बाद वे किसी प्रकार के एन्युटी या पेंशन के हकदार नहीं होंगे। आइए सवाल नंबर 29 देख लेते हैं कि व्हाट विल हैपन इफ नॉमिनेशन इज इनवैलिड। इसका जवाब है कि यदि सब्सक्राइबर की डेथ के कारण एग्जिट के समय एनपीएस के नियम अनुसार कोई वैलिड नॉमिनेशन नहीं पाया जाता है तो चेक किया जाएगा कि क्या रिकॉर्ड में अगर टर्मिनल बेनिफिट्स के लिए किसी का नॉमिनेशन है। अगर ऐसा पाया जाता है तो उसे ही एनपीएस के अंतर्गत नॉमिनेशन मान लिया जाएगा। अगर रिकॉर्ड चेक के बाद भी कोई नॉमिनी नहीं पाया जाता है तो मामले को लीगल हेयर में सेटलमेंट किया जाएगा। आइए सवाल नंबर 30 देख लेते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है कि यदि सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद उसके एम्प्लॉयर के द्वारा पेंशन बेनिफिट्स रिलीफ का ऑप्शन दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में एक्युमुलेटेड पेंशन वेल्थ का क्या होगा। अगर एम्प्लॉयर के द्वारा फैमिली मेंबर को पेंशन रिलीफ दी जाती है तो एम्प्लॉयर वेल्थ के टोटल या एक पार्ट को एम्प्लॉयर साइड में ट्रांसफर को कह सकता है। इसके संबंध में सीपीके कॉर्नर पर पहले से ही वीडियो उपलब्ध है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखें। आइए सवाल नंबर 31 देख लेते हैं कि यदि सब्सक्राइबर को एम्प्लॉयर द्वारा मिसिंग डिक्लेयर कर दिया जाता है तो क्या प्रोविजंस होंगे। इस केस में 20% अमाउंट नॉमिनी या लीगल हेयर को पेड कर दिया जाएगा और शेष 80% की डिफॉल्ट एन्युटी परचेज की जाएगी। वीडियो के इस भाग में हम चर्चा करेंगे कुछ अन्य एग्जिट प्रोविजंस के बारे में। सवाल नंबर 32 ले लेते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या एम्प्लॉयर अर्थात नियोक्ता किसी सब्सक्राइबर की एक्युमुलेटेड पेंशन वेल्थ को विथहोल्ड कर सकता है, और इसका जवाब है हाँ। एम्प्लॉयर या नियोक्ता एक्युमुलेटेड पेंशन वेल्थ के उस भाग को विथहोल्ड कर सकता है जो उनके द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया है, और ये किसी रिकवरी के लिए या जुडिशियल या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के चलते किया जा सकता है। सवाल नंबर 33 है कि एम्प्लॉयर एक्युमुलेटेड पेंशन वेल्थ को विथहोल्ड करने की कार्रवाई कब करेगा, और इसका जवाब है कि एम्प्लॉयर सब्सक्राइबर के सुपरएन्युएशन की डेट से पहले एनपीएस ट्रस्ट को एक नोटिस के माध्यम से सूचित कर ऐसा करने को कह सकता है। आइए सवाल नंबर 34 देख लेते हैं कि क्या सब्सक्राइबर एम्प्लॉयर द्वारा रोकी गई या विथहोल्ड की गई अमाउंट को भविष्य में प्राप्त कर पाएगा। इसका जवाब है कि जब तक सब्सक्राइबर के खिलाफ डिपार्टमेंटल या जुडिशियल प्रोसीडिंग का फाइनल जजमेंट नहीं आता है विथहोल्ड अमाउंट सब्सक्राइबर को पेड नहीं किया जाएगा। आइए सवाल नंबर 35 देख लेते हैं कि विथहोल्ड अमाउंट एग्जिस्टिंग स्कीम में कंटिन्यू रहेगी या फिर लिक्विडेटेड हो जाएगी, और इसका जवाब है कि विथहोल्ड अमाउंट फाइनल डिसीजन तक एग्जिस्टिंग स्कीम में ही कंटिन्यू रहेगी। आइए सवाल नंबर 36 देख लेते हैं। ये विथहोल्ड अमाउंट के सेटलमेंट के संबंध में है कि ये विथहोल्ड अमाउंट का सेटलमेंट कब होगा। जवाब है कि फाइनल जजमेंट के बाद ये अमाउंट नियमानुसार सब्सक्राइबर को पेड किया जाएगा या फिर रिकवरी की जाएगी। यदि आप एन्युटी या एनपीएस पेंशन प्लान के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो सीपीके कॉर्नर का ये वीडियो जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप एनपीएस नॉमिनेशन रूल्स के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो सीपीके कॉर्नर का एनपीएस नॉमिनेशन रूल्स का वीडियो जरूर देखें, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। अगर आप एनपीएस टियर 1 अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल के बारे में जानना चाहते हैं तो सीपीके कॉर्नर पर उपलब्ध ये वीडियो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने मित्रों को इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।